हमारे बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट जनाब प्यारे खान साहब मौजूद हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, काफ़ी देर से हमारे साथ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए जनाब प्यारे खान साहब को दावत देता हूँ कि वे आएँ और आज के इस प्रोग्राम और न्यू युवा परिवर्तन फाउंडेशन के बारे में अपने और जो नौजवान यहाँ बैठे हैं उनके मोटिवेशन के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। इन लाइनों के साथ कि बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा, मैला लिबास देख कर यूँ फैसला ना कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। जनाब प्यारे खान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे और भी 4 घंटे बैठ सकता हूँ, लेकिन मुझे सोचना है यहाँ जो लोग बैठे हैं जो सुबह 11 बजे से, उनके बारे में सोचना है। समाज को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम लोग दे सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर आप बोले तो मैं यहाँ 24 घंटे भी बैठ सकता हूँ। मैं नागपुर से जब छिंदवाड़ा की तरफ निकला तो सोचा कि अब छिंदवाड़ा आ जाएगा, तब छिंदवाड़ा आ जाएगा। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैरों के छालों ने, चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैरों के छालों ने, कितनी दूर महफिल सजा दी महफिल सजाने वालों ने। क्योंकि समय कम है और लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे तनवीर बड़े भाई बहुत अच्छे स्पीकर हैं और मिर्ज़ा साहब, इन्होंने भी काफ़ी कुछ सब कुछ बता दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बता दूँ। जैसा हमारे भाई साहब ने कहा, राकेट अगरबत्ती वाले, इनकी और मेरी कहानी थोड़ी बहुत बनने से, ये 10वीं पास है, मैं 10वीं फेल हूँ। घर की माली हालत काफ़ी ख़राब थी और घर का ऐसा माहौल नहीं था कि हम अच्छा एजुकेशन दे सके। उस समय मैं मैट्रिक फेल हो गया। उसके बाद सोचा कि चले यार कुछ करते हैं। इनके वालिद साहब इनके लिए 500 रुपये छोड़ के गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। सोचा कुछ करते तो क्या करते हैं। जिसके पास एजुकेशन नहीं होता वो या तो कबाड़ी का काम करेगा, या टायर के पंचर की दुकान पे काम करेगा, या पानठेला चलाएगा, या और भी कोई मैकेनिक के पास काम करेगा, या ऐसा कुछ। वो सारे काम मैंने भी किए। 6th क्लास से मैं काम करता जा रहा हूँ। जब भी 2 महीने की छुट्टी लगती थी, कुछ ना कुछ सीखता था, करता था। कभी कांच का काम किया, कभी सब्जी बेचने का काम किया, या कभी और कुछ किया। मुझे म्यूजिक का भी काफ़ी शौक था, ऑर्केस्ट्रा में भी काम किया। 93-94 के आसपास मैं गाड़ी पर ड्राइवरी करता था। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने मामा को बताया कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था,
उन्होंने कहा कि ठीक है आप घर आ जाइए, उसके बाद देखते हैं। उस समय कुछ ना कुछ चल रहा था, मम्मी पापा बोले कि लाइन ठीक नहीं है ड्राइवरी की, तो आप यहीं कुछ ना कुछ करो। कुछ ना कुछ करो तो क्या करो? सोचा ऑटो रिक्शा चला लो। 94 में मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगा और पार्ट टाइम ऑर्केस्ट्रा में बजाता था। ऑटो रिक्शा किराए का था, सोचा कि खुद का ले लें। खुद का ऑटो रिक्शा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे मम्मी ने मुझे 12,000 रुपये दिया, जैसे भी दिए, कहा कि आगे बढ़िए। वहां से 95 से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। ऑटो रिक्शा लिया और शायद 2001 तक मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। 2001 के बाद सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। किसी से भी पैसा मांगने जाओ तो कोई भी ये बोलता है कि भाई ब्याज से पैसा मिलता है। एक रिश्तेदार के पास गया, उन्होंने कहा कि अगर आपको 50,000 रुपये चाहिए तो आप अपने घर के पेपर लाइए, हम आपको पैसा दिला देंगे। बहुत सारे बैंकों के चक्कर काटने चालू किए मैंने, लोगों से एडवाइस दी कि भाई पैसा मिलता कैसे है। 2004 में मुझे पहला 11 लाख का लोन सैंक्शन हुआ। दोस्तों पैसा नहीं था, मैंने हिम्मत नहीं हारी। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। वो यही सोचते कि जैसा सर बता रहे थे मिर्जा साहब कि मैं एजुकेशन कर लूंगा, अच्छी नौकरी होंगी, अच्छी बीवी होंगी, अच्छा घर होगा। वो मेरी नज़र में सेल्फ मेड व्यक्ति है। आज हमारे देश को काम करने वालों की जरूरत नहीं है, करना ही है तो काम देने वाले बनो। और मुस्लिम ही एक ऐसी कौम है जो कि आगे चल के देश में सबसे बड़ी टैक्स पेयर बन सकती है, जो टैक्स भरने वाली कौम बन सकती है, क्योंकि वो लोग नौकरी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन उनकी समझ जो है, फाइनेंशियली समझ जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके कारण मेहनती बहुत होते हैं, ईमानदार बहुत होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो पैसा लगता है, जो फाइनेंशियल की समझ होनी चाहिए, वो नहीं होती। ऐसा कारवां चलता गया। 2004 में मैंने पहला ट्रक लिया। वो भी पहला ट्रक 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। 6 महीने बाद मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये लाइन आपको सूट नहीं करती, आप ये ट्रक फाइनेंस कंपनी को फोन करके बोलिए वापस लेके जाए। मैंने कहा नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे कोई लोन नहीं दे रहा था, इतना बड़ा रिस्क लेके मुझे लोन दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उस ट्रक के पास गया, देखा, उस ट्रक को वहाँ से उठा के लेके आया, ड्राइवर को लेके आया, उस ट्रक को बनाया, वापस से रास्ते पे आया। मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज हमारी कंपनी के पास खुद के 300 ट्रक है और पूरे इंडिया की 3000 गाड़ियां हमारे यहाँ से रन करती है। मैं अपने बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, राहों की जहमतों की तुम्हें क्या सबूत दूं। तकलीफ तो मुझे यहाँ तक आने में बहुत हुई और वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। राहों की जहमतों की तुम्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव में छाले नहीं रहे।
ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया। जितनी तकलीफ मुझे पैसा कमाने में नहीं हुई, उससे कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ मुझे एजुकेशन लेने में हुई। आज हमारी कंपनी में 1500 लोग काम करते हैं। हमारे खुद के पेट्रोल पंप है, 500-600 ड्राइवर है। इंडिया में हमारे टोल्स चल रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ सब जगह हमारा काम है। और अभी एक INPD एक्सप्रेस करके हम लोग बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जितनी तकलीफ मुझे पैसा कमाने में नहीं हुई, उससे कहीं गुना ज़्यादा तकलीफ मुझे एजुकेशन में, क्योंकि मैं मैट्रिक फेल था। एक बार पेपर में ऐड आया कि अगर किसी को पंप चाहिए, पंप गवर्नमेंट बांट रही थी, पंप का ऐड था वो, लेकिन उसमें एक क्लॉज लगा के रख दिया था उन्होंने कि जो व्यक्ति मैट्रिक पास होगा उसी को पंप दिया जाएगा। तो मैं तो मैट्रिक फेल था, मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। स्कूल में फॉर्म भरने के लिए गया, वहां के सर ने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा, बोले कहा कि अभी तुमको नौकरी नहीं मिलने वाली। मैंने कहा साहब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मैट्रिक में एग्जाम देना है। उन्होंने 200 क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया मुझसे कि भाई अभी क्या करोगे, आपको नौकरी नहीं लग सकती, आपका क्या है। मतलब मुझे मैट्रिक पास करना है। ज़्यादा नहीं, 5-6 साल पुरानी बात होगी मेरे ख्याल से। तब शायद मेरी बेटी भी 9th का पेपर दे रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अभी तो समय चला गया, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी देना है। वो मेरी जिद थी। तो बोले आप बोर्ड में जाइए, बोर्ड में अप्लाई कीजिए। बोर्ड गया तो उन्होंने कहा जी तो सैटरडे तारीख खत्म हो गई है, अब आप अगले साल ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सर कोई रास्ता? रास्ते दोस्तों बहुत रहते हैं, हमारे के बच्चे उसको ट्राई नहीं करते। रास्ते बहुत रहते हैं हमारे के बच्चे, जो है हिम्मत अगर किसी ने नहीं बोल दिया तो वहीं रुक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। वो बोलते ठीक है देखेंगे, अगले साल करेंगे, क्या करना है। बोर्ड में गया मैं, जब बोर्ड में जाने के बाद उनसे कहा कि सर मुझे तो बैठना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हमारे पावर में नहीं, यदि आप एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर लेके आ सकते हैं तब जाके हम आपको अलाउ करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। सैटरडे का दिन था वो। मंडे में मुंबई गया, मुंबई से एक एजुकेशन मिनिस्टर का लेटर लेके आया और बोर्ड में लाके दे दिया। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। एग्जाम का दिन, 3 पेपर में मैं फेल था। एग्जाम देने के लिए जैसे ही क्लास के रूम में गया तो सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर कर गए। वो मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज थी। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने इधर उधर देखा, मतलब भाई बैठ जाओ, मैं भी पेपर देने आया हूं। एग्जाम चालू हुआ। बोर्ड ने मेरे पीछे 4 टीचर की ड्यूटी लगा दी कि ये व्यक्ति क्या करना चाहता है करके। उतने सारे बच्चों में मैं पेपर दे रहा हूं तो 4 टीचर मेरे पास आए। उन्होंने कहा खड़े हो जाइए। मैं ठीक है भाई, मैं खड़े हो गए। मतलब बोलिए। उन्होंने कहा कि आपको चेक करना है। बोला सर इस उम्र में मैं मैट्रिक का एग्जाम देने आया हूं, तो मैं यहाँ नकल करने नहीं आया। मेरा बिजनेस इतना बड़ा था, अगर चाहता तो उस समय 5 से 10 लाख रुपए खर्चा कर देता और मैं अपने आप को पास करवा लेता।
मैं बोला यहाँ पे मैं ईमानदारी से एग्ज़ाम देने आया हूँ। उन्होंने मुझे उतने लोगों के सामने चेक किया, मैंने बुरा नहीं माना। मैंने 3 पेपर दिए। रिजल्ट का दिन, जिस दिन रिजल्ट था, उस दिन बड़े आज से कंप्यूटर के सामने बैठा मैं कि भाई क्या होगा करके। हर किसी को ये रहता ना कि भाई क्या होगा करके। वहां भी मेरे साथ उल्टा ही हुआ। देख रहा हूं तो मेरा रिजल्ट ना फेल दिखा रहा ना पास दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। एक तो क्या होता है, व्यक्ति फेल होता है या पास होता है। मैंने स्कूल में फोन लगाया, भाई ये ऐसा कैसा है ये मेरा रोल नंबर ये है, आप जरा चेक करिए कि मैं फेल हूं कि पास हूं करके। ठीक है जी, बोले हम तो बोर्ड से बात करके बताते हैं। उन्होंने बोर्ड में फोन लगाया। बोर्ड ने कहा कि उस व्यक्ति को हमारे पास भेजिए। बोर्ड में गए। बोर्ड में जाने के बाद उन्होंने मेरे पेपर्स निकाले और मुझे कहा कि क्या ये पेपर आप ही ने लिखा है? बोला भाई 4 लोग तो आपने मेरे सामने खड़े किए थे, 4 लोग पीछे खड़े किए थे, और उसके बाद भी पूछ रहे हो कि आप ये पेपर मैंने दिया। ठीक है, बोले आप लिख के दिखाइए। मैंने लिख के दिखाया, उन्होंने राइटिंग को मैच किया, कोई फर्क नहीं था। ठीक है, बोले हम कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सेकंड डे उन्होंने मुझे फेल कर दिया। तो दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि भाई, कोविड के पीरियड में उन्होंने तय किया कि कोई भी बिजनेसमैन अगर इसमें हेल्प करना चाहता है तो आगे है। मैंने तुरंत समय गवाए। मैंने अपने दोस्त को वसीम को बोला अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि श्री नितिन गडकरी जी के कुछ एहसान होता था। दोस्तों उस समय मैंने पूरी मेरी टीम को, लॉस तो सभी का होता था, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं था कि जिनका लॉस नहीं हुआ। उस समय लॉस तो सभी का हो रहा था, मेरा भी लॉस हुआ था। हमने उस समय मेरे ख्याल से तकरीबन 9 करोड़ रुपए का हमारा भी लॉस हुआ। मैंने सोचा कि चलो कुछ समाज के लिए करते हैं, लॉस तो वैसे भी होना है। हमने टैंकर्स ढूंढना चालू किए, लोग उस समय भी पैसे कमा रहे थे। दोस्तों पहला टैंकर हमको बेल्लारी में मिला। एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए उसके 2-3 लाख रुपए। हमने पहला टैंकर खरीदा 14 लाख रुपए में। और गडकरी जी से बहुत सारा सपोर्ट लिया। उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया ऑक्सीजन दिलाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में। इंडिया में क्रायोजेनिक टैंकर्स होते नहीं, बहुत कम होते, लिमिटेड होते। इसकी वजह से इतनी देश में ऑक्सीजन तो था, लेकिन क्रायोजेनिक जिसमें वो ऑक्सीजन लाया जाता उसमें वो टैंकर नहीं थे। जब हमने पहला जीएमसी में टैंकर लेके आया तो हजारों लोगों की आंखों में आंसू थे। श्री नितिन गडकरी जी ने मुझे बुलाया, बोले ये तुमने कैसा किया? मैं बताया सब ऐसा ऐसा। उन्होंने पूरा कलेक्टर, कमिश्नर, जितने भी लोग थे, सारे लोगों को बोला कि आप इनके हाथ के नीचे काम करिए। तो एक व्यक्ति का इतने बड़े लेवल पे विश्वास करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो मैनेजमेंट पूरा का पूरा हमने हमारे हाथ में लिया। नागपुर को जरूरत थी 230 टन पर डे ऑक्सीजन की। 19 टैंकर हमने पूरे इंडिया से जमा किए, प्रीमियम पैसा देकर। हमारी कंपनी ने भी कुछ 1 करोड़ 35 लाख रुपए CSR किया। उसमें 50 लाख रुपए हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए दिए और बाकी 85 लाख का हमने ऑक्सीजन खरीदा। उस समय हमने 19 टैंकर की मदद से, और हमारा 85 लोगों का ग्रुप एक काम कर रहा था, उसमें ड्राइवर्स अलग से काम कर रहे थे। तो वैसा करके हमने पूरे नागपुर, विदर्भ, हमने आपके MP को, मध्य प्रदेश को भी 4 टैंकर दिए। शिवराज सिंह जी का फोन आया था, 4 टैंकर हमने भोपाल को दिया।
राजस्थान को भी 4 टैंकर दिया, पुणे को दिया, नांदेड़ को दिया, गोवा को दिया, कलकत्ता भेजा। तो मैं अपने जीवन में गडकरी साहब का इसलिए ऐसा मानता हूँ कि आज हमारे समाज का एक नाम उस काम की वजह से ऊंचा हो गया, और उसमें मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइजर लोगों से थोड़ा सा खफा हूँ, माफ़ करना, क्योंकि जो जनता है उनको इतना देर बैठाना नहीं चाहिए, उनका भी पेशेंस। बोलने वाले तो क्या है 10 घंटे बोलेंगे, लेकिन जो बेचारे आए जो सुनने के लिए, उनका भी पेशेंस होता है। तो मेरे बोलने में अगर कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर बुलाइए, मैं अपने समय में से समय निकाल के ज़रूर आऊँगा और सबसे पहले बोल के वापस चला जाऊँगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।